ठंडा मतलब कोका कोला, प्रसून जोशी ने लिखा था। और प्रसून जोशी संयोग से खुद अगर हम बात करें तो वो तो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं ना, बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं वो, लेकिन वो हिंदी फिल्मों में भी लिखते हैं और वैसे भी उस हिंदी कविता भी लिखते हैं। तो उनको उस विज्ञापन के जो पैसे मिले उस अभिनेता से ज़्यादा मिले जो कि बहुत बड़ा अभिनेता था, आमिर खान से ज़्यादा पैसा मिला। देखो ये जो पॉडकास्ट है ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, जहाँ मैंने अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस इस पॉडकास्ट को पूरा सुनना और आपको जो भी फीडबैक हो उसे कमेंट में जरूर बताना यार। अभी के लिए चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल नवराज पाठक एंड आज हम एक न्यू पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड हमारे सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट मिस्टर हेमंत कुकरेती सर, जो कि श्यामला कॉलेज इवनिंग के प्रिंसिपल हैं। एंड इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने मिला है क्योंकि आप ये एक प्रोफेसर भी हैं और साथ में एक प्रिंसिपल भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं सर बहुत अच्छा। सर जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप एक हिंदी के प्रोफेसर हो, राइट? एंड उसके साथ फिर आप प्रिंसिपल बने। आपने सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हिंदी सब्जेक्ट को क्यों चूज़ किया अपने करियर में? देखिए, इसके पीछे जो एक बड़ी वजह थी कि साहित्य को लेकर और ख़ास करके कविता को लेकर बचपन से ही मेरे मन में एक ख़ास लगाव था। उसका कारण शायद व्यक्तिगत इस मामले में कि जब मेरा जन्म हुआ तो 7 साल तक तो मैं बोल नहीं पाता था। और लेकिन मेरे पिता पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो एक कॉलेज के पुस्तकालय में काम करते थे। तो उन्होंने ये नहीं कि मुझे उपेक्षित छोड़ दिया हो, बल्कि वो इस समस्या से उबरने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। तो मेरे लिए वो जाहिर सी बात है कविता कहानियों की किताबें लेकर आए। तो शायद उन्हीं ने मेरे मन में कविता के अंकुर जो हैं वो डाल दिए, है ना, बीज डाल दिए, और वो समय पाकर अंकुरित होते चले गए। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि जब मैं सेकंड ईयर में था, पढ़ रहा था, तो उस समय मैं हिंदी के जो महत्वपूर्ण अखबार हैं, पत्र पत्रिका हैं, छपने लगा था। तो हिंदी को लेकर इसलिए भी मैं इसकी तरफ गया कि अगर मैं पढ़ता हूँ जिस भाषा में मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं उसी में दीक्षित हो जाता हूँ, ट्रेंड हो जाता हूँ, तो एक तो मेरे लिए आसानी होगी, और दूसरा मैं, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कविता को करियर बनाना है, क्योंकि तब तो बिल्कुल ही नहीं था, आज भी नहीं है कि आप साहित्य को अपना करियर बनाएं। हालांकि दूसरे तरह का साहित्य खूब चलता है। आप देख रहे हैं वेब सीरीज़ हैं या सीरियल्स हैं, और यहाँ तक कि पत्र पत्रिकाओं में भी उसकी मांग बढ़ी है, यूट्यूब्स में भी मांग बढ़ी है लेखक की। लेकिन तब तो बिल्कुल नहीं था। तो करियरवादी नहीं था मामला, लेकिन ये था कि इसलिए मैं पढ़ूं कि इस जिस विधा में मैं लिखना चाहता हूँ, लिख रहा हूँ, उसका पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मेरे सामने स्पष्ट हो सके। और सबसे बड़ी बात कि अगर, क्योंकि मैं उसी से अपने आप को कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई आपको कविता लिखना तो सिखाता नहीं है, खुद ही आप ट्रेंड होते रहते हैं, तो और ज़्यादा मैं परिष्कृत हो सकूँ, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य पढ़ने की तरफ मैं आगे आ गया। तो मतलब ये हाँ, जैसा आपने कहा ना कि जो बचपन की कुछ घटनाएं होती हैं जिससे आप आज जो भी कर रहे होते हो, तो आप 7 साल तक मतलब बोल नहीं पाते थे एंड देन फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैंने देखा कि आपने बुक्स भी लिखी है काफ़ी सारी, हिंदी सामान्य रिगार्डिंग और कुछ कविता के रिगार्डिंग आपने बुक्स लिखी है। एंड उसके बाद आप प्रिंसिपल आज जब बने, तो एक होता है कि आपने हिंदी को एज अ करियर चूज़ किया, राइट? एंड आज उस टाइम जब आपने किया था तो उस टाइम इंटरनेट नहीं थे। मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम में जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हिंदी को ना करके वो इंग्लिश तरफ ज़्यादा जा रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि लोग हिंदी बोलने में थोड़ा ज़्यादा शर्माते भी हैं, मैंने देखा है, और लोग इंग्लिश तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मुझे कई बार ये लगता है कि हिंदी के विरोधी हिंदी वाले हैं। उसके पीछे शायद ये है कि हम लोगों के व्यक्तित्व में, आंतरिक व्यक्तित्व में एक गुलामी की भावना है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तब तो ये और ज़्यादा था, है ना, हिंदी को लेकर एक हीनता का बोध होता था,
गहरे धंसा हुआ था। हिंदी ऑनर्स के बच्चे बताते नहीं थे कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो कहते थे कि बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, बीए पास होता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है नहीं। वो असल में क्या है कि जो हमारा युवा है, ख़ास करके हिंदी क्षेत्रों का, वो हिंदी की ताकत को नहीं समझ रहा है ना। दुनिया की बड़ी भाषा ये बन चुकी है, दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। रोज़गार की भाषा भी बन रही है, संपर्क भाषा भी एक दिन बन जाएगी, है ना। लेकिन उससे वो परिचित नहीं, क्यों? क्योंकि उसको अभी अंग्रेजी समझ में आ रही है, अंग्रेजी दिखाई दे रही है, उसका अज्ञान है ये, है ना। और हिंदी को लेकर अगर इस देश की ही हम बात करें तो जो बड़ी नौकरियां हैं, यूपीएससी देख लीजिए या मझोले किस्म की नौकरियां हैं, हिंदी वाले खूब आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी सब्जेक्ट ले, बल्कि कई सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के मुकाबले हिंदी में आगे बढ़ना आसान है ना। लेकिन आपको हिंदी के साथ अंग्रेजी भी इतनी आपको आनी चाहिए कि काम चलाओ आप उसमें कर सकें, है ना। ये इसमें ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी का विरोध करके भी कोई लाभ नहीं है, बल्कि अंग्रेजी ही क्यों, भारतीय भाषाएं भी सीखनी चाहिए, और अगर संभव हो सके तो अंग्रेजी के अलावा दूसरी यूरोपियन भाषा भी सीखनी चाहिए, सीख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप देखें, जो हिंदी साहित्य का बच्चा है वो इस मामले में अपने आप को पिछड़ा हुआ पाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे उसके पूरे प्रसंग और संदर्भ की जानकारी उसको नहीं है। आज प्रबंधन की पढ़ाई करने वाला या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला या मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बच्चा हिंदी में लिख रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है ना। जो हिंदी साहित्य है वो अंग्रेजी वाले भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हिंदी वाले उसकी ताकत से अपरिचित है। क्योंकि अगर इस देश को समझना, ये देश हिंदी प्रदेश अगर आप देखें तो महादेश है अपने आप में, हर हिंदी प्रदेश एक महादेश है, तो हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा। पूरे भारत में हिंदी को अब समझा जा रहा है। जो विरोध होता था उसके राजनीतिक कारण थे, अब वो छट गए हैं, क्योंकि यूरोपियन देशों में मेरे ख्याल से 161 देश बताया जाता है जहाँ हिंदी का किसी न किसी धरातल पर पढ़ाई होती है ना। तो हिंदी बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदी वालों की सोच नहीं बढ़ रही। ओके, मतलब ये है कि बच्चे अवेयर नहीं हैं इसकी ताकत से। और जैसा कि मैंने भी सुना था कि आज के टाइम में जब गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी हिंदी में ही चीज़ें लॉन्च कर रही है, जैसे अमेज़ॉन हो गया या गूगल हो गया, वो भी बहुत सी चीज़ें हिंदी में, क्योंकि उनको पता है कि हिंदी बोलने वाले की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसी अदर लैंग्वेज को बोलने वाली। तो ये बात तो है कि हिंदी में बस लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आप जैसे कि एक प्रोफेसर बने एंड फिर आप प्रिंसिपल बन गए, बट पॉइंट ये है कि अगर किसी इंसान को हिंदी में अलग तरीके से आगे बढ़ना है, वो चाहे कि मैं टीचर ना, मतलब एक एज अ प्रोफेसर ना रह के कुछ और करना चाहूँ, तो आपके इसमें कुछ? देखिए, हिंदी में रोज़गार के बड़े अवसर हैं, है ना। पहले होता था कि केवल अध्यापन या पत्रकारिता हो गई, 2 फील्ड होते थे जब हम लोग पढ़ रहे थे कि यही है। और कुछ जो ब्रिलियंट होते थे, जो बहुत मेहनती होते थे, ये यूपीएससी निकालने की कोशिश करते थे हिंदी पढ़कर। इसके अलावा ये लगता था कि कुछ है ही नहीं। लेकिन हिंदी से जुड़ी इतने रोज़गार हैं कि अगर मैं गिनाने लगूं तो कम से कम मुझे पूरा दिन चाहिए, है ना। आप हिंदी के साथ अगर आप हिंदी में दक्ष हैं और अंग्रेजी में भी कर लेते हैं, 6-6 महीने के ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें कि आप अनुवाद सीख सकते हैं, है ना। हिंदी अनुवादक चाहिए, हिंदी अधिकारी चाहिए। हर जितने न्यूज़ चैनल है, आपको पता होगा कि जो इस समय ई चैनल्स हैं सारे के सारे, है ना, ये एक तरह से पत्रिकाएं हैं, ई पत्रिकाएं आप इनको बोल सकते हैं। अधिकतर अंग्रेजी के चैनल अब हिंदी में क्यों आए? क्योंकि यही ताकत देखी ना उन्होंने, हाँ। कि हमें अगर पहुंचना है तो हिंदी में हम जाएंगे। अंग्रेजी के बड़े पत्रकार हिंदी में क्यों आए? वो जानते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत एक बड़ा बाजार है ना। वो उसके चाहे वो राजनीतिक विरोधी हों, चाहे व्यापारिक विरोधी हों, वो ये समझ गए हैं कि हिंदी में अगर हम काम करेंगे तो हम ज़्यादा बढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन वही बात उसी में आती है कि बाहर के लोग समझ रहे हैं हिंदी में प्राथमिक पाठशालाओं से लेकर पीएचडी तक हो रही है ना। तो वो लोग क्यों करवा रहे हैं? कुछ तो होगा ना इसमें भाई। अगर ये कहा जाता है कि अगर कोई विदेशी भारतीय किसान को समझना चाहता है तो उसको सबसे पहले, और ख़ास करके नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के, तो प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें प्रामाणिक वो चीज़ें हैं, उसको जान सकते हैं। आज आधुनिकता अगर समझनी है तो आज की हिंदी कविता को समझिए, हिंदी कहानी को पढ़िए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि वो बहुत रचनात्मक तरीके से, प्रामाणिक तरीके से वो इन चीज़ों को दर्ज कर रहे हैं, है ना। केवल उस तरफ जाना है,
मैं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूँ जो कि जैसे मैंने कहा कि वो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, लेकिन वो कबीर को पढ़ रहे हैं, है ना। वो ऑडिटिंग से लेके टैक्स वैक्स इन सारे जो, ये तो बिल्कुल अलग है, लेकिन कि हमारा विस्तार हो। नहीं तो कबीर तो बहुत पुराने कवि है, 650 साल हो गए उनको, आधुनिक कवियों को तो पढ़ते ही हैं। तो वो करते हैं कि इसमें हमें कुछ ना कुछ एक नया नज़रिया मिलेगा, है ना। तो ये तो उसकी बात हुई। भाषा के अगर उस पर करें, बहुत बड़ी भाषा है। जैसे आपने कहा कि क्या है, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय एक विज्ञापन आया था, शायद 90 के दशक में ही था, ठंडा मतलब कोका कोला, प्रसून जोशी ने लिखा था। और प्रसून जोशी संयोग से खुद अगर हम बात करें तो वो तो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, ना, बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं वो, लेकिन वो हिंदी फिल्मों में भी लिखते हैं और वैसे भी हिंदी कविता भी लिखते हैं। तो उनको उस विज्ञापन के जो पैसे मिले उस अभिनेता से ज़्यादा मिले जो कि बहुत बड़ा अभिनेता था। आमिर खान से ज़्यादा पैसा मिला, है ना, हर शब्द का उन्होंने वो किया। तो वो तो कीमत आपको तब मिलेगी जब आप अपने आप को प्रमाणित कर देंगे। यानी हिंदी अब उसमें आड़े नहीं आती। हिंदी में लिखकर वो आदमी अगर कर रहा है, ये तो एकदम से उदाहरण मेरे दिमाग में है, ऐसे बहुत सारे उसमें हैं। मीडिया में अगर आप जाएंगे, वेब सीरीज़ में जाएंगे तो 20-20 मिनट का वो जो होता है उसमें लाखों रुपए आपको मिलते हैं, है ना। वो हिंदी में ही लिखे जाने, जाहिर सी बात है, तो उस कमी नहीं है। केवल हमें ये नहीं देखना कि हमने अध्यापन की तरफ आना है। अगर आप सरकारी सिस्टम में भी जाना चाहते हैं तब भी बहुत सारी उसमें है। आप अगर चले जाएंगे, बहुत सारी ऐसे साइट्स आपको मिल जाएंगी जिसमें कि बताएंगे कि हिंदी पढ़कर आप क्या क्या हो सकते हैं, है ना। मतलब यही है कि बच्चे एक तो अवेयर नहीं है उसकी चीज़ को समझ नहीं आ रहा। और जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ कि आज के टाइम में जो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे आज के टाइम में यूट्यूब बहुत ट्रेंड में है, और जो अदर वेब सीरीज़ हैं, और जैसे साउथ की मूवीज़ भी हैं वो भी हिंदी में ही ट्रांसलेट हो रही हैं, वेब सीरीज़ हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है। तो बस ये कि लोगों को नज़रिया अपना बदलना पड़ेगा उस साइड, और लोगों को बहुत से करियर ऑप्शन मिल जाएंगे। सर एक सवाल मेरा और था कि अब हिंदी की हमने वैल्यू समझ लिया और हिंदी कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है, मतलब वो पढ़ना चाहता है बट उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करे, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, मतलब समझने के लिए और सीखने के लिए? देखिए, उसमें एक तो उसको बुनियादी चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। बुनियादी चीज़ों का मतलब ये है कि वो एकदम से भारी भरकम साहित्य ना पढ़े, जो आज लिखा जा रहा है उनको पढ़े, अपनी रुचि की डिसिप्लिन को पढ़ लें। कविता में दिलचस्पी है तो कविता पढ़े, कहानी में दिलचस्पी है तो कहानी पढ़े, अपने आप रास्ता मिलना शुरू हो। या यहाँ तक कि अलग अलग ट्रेंड के लोग, अलग अलग विधाओं में दीक्षित लोग जो है, जो बहुत पॉपुलर है यूथ में, यात्रा वृत्तांत, है ना, कहीं जाते कहीं जगह जाते उसका लिख रहे हैं, अपने अनुभवों को लिख रहे हैं, संस्मरण लिख रहे हैं। तो वो किसी भी विधा का चुनाव कर सकता है और उसको तब लगने लगेगा कि हिंदी में तो बहुत सारी संभावना है। अगर मैं रचनात्मक लेखन ही करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। तो मतलब ये है कि जितना मैं समझ पाया हूँ कि उसको जो हिंदी है उसको आसानी से, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ भारी भरकम सा कुछ उठा ले साहित्य से, तो उससे तो मैं समझता हूँ कि अगर हम एकदम से मुश्किल उठा लें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना उसको। एक सवाल है कि आप आज के टाइम में एक प्रिंसिपल है एंड आपको काफ़ी टाइम हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है एज अ कॉलेज, तो आप ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप करना चाहते हैं बट फॉर द ऑफिशियल पर्पस आप कर नहीं पाते, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो? देखिए, बात यह है कि वो तो प्रिंसिपल होना ना होना वो कोई बहुत मायने नहीं रखता। मैं तो मूल रूप से अध्यापक ही अपने आप को मानता हूँ। अध्यापक हूँ और थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता हूँ, यही मेरी पहचान है। और मुझे पता है कि कब तक, मतलब इसमें यह है कि अल्टीमेटली तो रिटायर होना ही होना है, तो मेरा लिखा हुआ ही काम आएगा, है ना। मेरी असली छवि उनसे बनेगी, वो मैं काम कर रहा हूँ। और ये तो एक प्रोसेस के तहत मुझे यहाँ पर मौका मिल गया है। इसको कोई मैं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता, बल्कि जिम्मेदारी मानता हूँ। और इस जिम्मेदारी के कारण कई बार ऐसा होता है कि जो आप लिख पढ़ रहे हैं वो थोड़ा पिछड़ता चला जाता है ना। बल्कि ये जिम्मेदारी आपको कई मामलों में आपका नुकसान भी करती है। तो ये कोई पद है या कहना चाहिए कि आपने कोई उपलब्धि इस तरह की है, तो वो कोई बहुत मायने नहीं रखती। एक अध्यापक के नाते, एक रचनाकार के नाते भी आप अपनी पहचान बना सकते हैं, और वो ज़्यादा पुख्ता पहचान है।
क्योंकि वो एक लंबे समय तक हाँ, वही रहेगी, अल्टीमेटली वही रहेगी। अब वो चले गए, कोई ये नहीं ध्यान करता कि भाई कोई लेखक था और वो केवल एक मामूली क्लर्क था या एक प्राइमरी टीचर था। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि कॉलेज में जो प्रोफेसर है वही बड़ा लेखक हो सकता है ना। ये कोई उसका वो अहमियत नहीं है। ये बड़ा पद आपके पास होना चाहिए, वो मायने, वो तो एक आपको एक प्रोसेस में जो आप पा गए हैं वो है, क्योंकि हम इस सिस्टम में हैं, वो पा गए हैं। वो हमारी पहचान नहीं है। सीधी सी बात ये है, हमारी पहचान एक अध्यापक की है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी बहुत आगे तक जाते हैं और वो जाकर बताते हैं कि मैं उनसे पढ़ा हूँ, है ना। या कोई विद्यार्थी मिलता है दूसरे कॉलेज का है, लेकिन वो करता है कि सर मुझे इतने नंबर मिले, मैंने आपकी ये किताब पढ़ी थी। तो वो है ना, उसको तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, लेकिन वो हमारी किताबें पढ़कर वहाँ तक गया है, तो वो देखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तो एक प्रकार से जो हर उपलब्धि है, हर कहना चाहिए वो एक तरह से बाधा है ना, लेकिन करना है, क्योंकि आपको अगर दायित्व मिला है तो आपने उसको निभाना है। सही बात है। मतलब कहीं ना कहीं इससे आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी, आप टाइम नहीं दे पाते होंगे। सर आपने लगभग कितनी बुक्स लिखी हैं अभी तक में? अब उस तरह से तो याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 26 या 30 के करीब लिखी हैं। 26 से 30। तो पहली बुक आपने कब लिखी थी? पहली बुक देखो छपी तो वो बहुत जब मैं नौकरी में आ गया तब छपी थी। 1992 या 93 में छपी थी वो। शायद आप तब कॉलेज में होंगे ना? हाँ, नहीं आ गया था मैं, क्योंकि वो किताब की शक्ल छपने तो मैं लगा था जब मैंने कहा कि सेकंड ईयर में था। हाँ। अखबारों में, मैगजीन्स में, लेकिन किताब की शक्ल में मैं तब आया जबकि मुझे यहाँ नौकरी मिल गई थी। अच्छा, मतलब ये है कि आपने लिखा तो बहुत पहले था। हाँ। बस ये कि वो जब पब्लिश तब हुई थी, जब किताब की शक्ल में बाद में आया था। और सर एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे अभी जो ना बहुत से इसको स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमारे कॉलेज के भी होंगे, कुछ अदर कॉलेज के भी होंगे, अलग अलग कोर्सेज के होंगे। तो आज के टाइम में यूथ जो ना बहुत कंफ्यूज रहता है। देखा है मैंने, एक तो बहुत कंफ्यूज रहता है अबाउट द करियर, और कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, बाकी चीज़ होती हैं। तो आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स को जो उनको थोड़ा मोटिवेट करे और उनको थोड़ा फोकस बनाए, ऐसा? देखिए, ये सही बात है कि ये समय बड़ा जटिल है ना, उलझा हुआ है। लेकिन अगर हम इस वाक्य को जब कहते हैं कि बहुत मुश्किल समय है, तो हर समय मुश्किल होता है। वर्तमान होता है ना वो, तो वर्तमान हमेशा मुश्किल होता है। उसको चुनौती की तरह लेना ही चाहिए। आप अगर उससे घबराकर शॉर्टकट्स ढूंढने लगेंगे या पलायन कर जाएंगे तो वो कोई उपाय नहीं है। आपको बढ़ना पड़ेगा और सब चीज़ें छोड़ दीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपने ये काम करना है, दुनिया क्या कहती है, आपके साथी क्या कहते हैं, उसको भूल जाइए। आप अपने लिए एक ध्येय निश्चित कर लीजिए कि मुझे ये करना है, और यकीनन आप उसको पा जाएंगे, है ना। बाकी सारी चीज़ें निकाल दीजिए। हाँ, ये है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, है ना। जो छोटे रास्ते होते हैं वो घुमा देते हैं आपको हमेशा जो सफलता पानी, स्थायी सफलता पानी, और सफलता से ज़्यादा ये ध्यान दीजिए कि आपने मीनिंग पाना है, सार्थकता पानी है। जब आप सार्थकता के लिए करेंगे, सफल आप अपने आप हो जाएंगे, है ना। हाँ, ये ठीक है कि लड़ाइयाँ आपको लड़नी पड़ेंगी, हर दौर का यूथ लड़ता है ना। ये इतना बड़ा देश है, ये छोटी सी चीज़ पाने के लिए, एक चीज़ पाने के लिए 100 लोग होंगे कम से कम, तो मिलेगी तो एक को। लेकिन अगर वो सब लगे रहेंगे, जो उस नेटवर्क में रहेंगे, उनका कॉल ज़रूर कनेक्ट होगी, है ना। लेकिन वो सीरियसली उसमें लगे रहें, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें कि हमने ये करना है, और बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। अधिकतर मैंने ये देखा है कि जो आज का युवा है वो अपने साथियों के कहने पर या अपने आसपास के लोगों के कहने पर घबरा जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद मेहनत कीजिए और लगातार बढ़ते रहिए। दुनिया के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दीजिए, है ना। वो उसको बिल्कुल मत सुनिए, अपने आप को सुनिए, और अच्छी किताबें पढ़िए। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छे लोगों से अगर मिल भी ना पाएँ तो किताबें तो आपको मिल सकती हैं। अच्छी किताबें पढ़िए। जो टेक्नोलॉजी है इसका अच्छा इस्तेमाल करें। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहा था कि कई ऐसे जिन्होंने करना है ना, केवल इस एक मामूली से फ़ोन के सहारे लोगों ने बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर ली हैं। वहीं से मैटर लिया, उसी से पढ़ते थे वो, है ना, और वो लोग भी पा गए। तो अगर, क्योंकि उनके सामने लक्ष्य था, उनको ये पता था कि सीमित संसाधन है,
उसी का उन्होंने सदुपयोग किया, वो पा गए। नहीं तो वो भी क्या, उनके पास कुछ भी नहीं था, बहुत सुदूर छोटे छोटे गाँव में बैठे हुए लोगों की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें प्रेरणा देती है। जो लोग महानगर में रहते हैं या छोटे शहरों में रहते हैं उनके लिए सुविधाएं ज़्यादा है ना, लेकिन सुविधाओं का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ये कहें कि सब कुछ मुझे एक ही जगह मिल जाएगा, आपको अर्जित करना पड़ेगा, है ना। बाकी जहाँ तक मुझे ये लगता है कि जो आज का युवा है उसको कोई संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा समझदार है, लेकिन उसको अपने दिमाग को क्लियर करके रखना पड़ेगा, स्पष्ट करके रखना पड़ेगा। मैं अभी जो ना आपसे सवाल पूछने वाला था बट आपने जवाब दे दिया कि सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आपका क्या कहना है। बट आपने कहा ना कि जैसे कि अगर उसका फोकस क्लियर है तो वो उसी फ़ोन का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा कर सकता है, और उसका लक्ष्य क्लियर नहीं है तो वो वही उसी एडिक्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पे फंस जाएगा कहीं ना कहीं। तो सर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मुझे भी जानने को मिला, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। एंड आगे अगर कोई सवाल आएगा तो ज़रूर मैं आपके पास फिर से आऊँगा। अभी के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा इसको लाइक करो, एंड आप बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा उसे कमेंट करो। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच।